हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री की क्लास में। ये हिस्ट्री की क्लास है क्योंकि ये जो क्लास रहने वाली है वो सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और नॉलेजेबल, अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो भी ये जो वीडियो है वो बहुत ही रिलीवेंट है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज, जस्ट टू इंक्रीज योर अवेयरनेस अबाउट बुद्धा, ठीक है, अबाउट योर इंडियन हिस्ट्री। तो ये उस रिगार्डिंग भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की। हमने प्रीवियस वीडियो हमारी जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ी बहुत टीचिंग्स रह गई थी जो आज मैं कवर अप करूंगा। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम मुद्रास के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डिफ्रेंसिएशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टीचिंग्स की। हमने लास्ट वीडियो में जो बात कही थी, बात पढ़ी थी, वो थी मिडिल पाथ के ऊपर, यानी मध्य मार्ग। बुद्धा ने एक जो कॉन्सेप्ट था वो प्रोपाउंड करा था, वो थी मध्य मार्ग यानी मिडिल पाथ। तो आज वहीं से हम इस चीज़ को चालू करेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की, तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा मिडिल पाथ, ठीक है, मध्य मार्ग, ठीक है, वो हमने यहाँ पर पढ़ा। एक मिनट में अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। तो यहाँ पर ये मध्य मार्ग हमने पढ़ा, मध्य मार्ग। ठीक है, अब ये चीज़ हमें यहाँ पर मुझे आपको समझानी है कि मध्य मार्ग का आखिरकार जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। क्योंकि हमने जो ना काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि बुद्धा ने जो टीचिंग्स में अपनी कहीं ना कहीं जो राइट नॉलेज यानी ज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस करा था। तो उस चीज़ में यहाँ पर मध्य मार्ग जब उनके द्वारा प्रोपाउंड करा गया था, तो यहाँ पर उनका कहना था कि जब भी आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें मध्य मार्ग का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अहम रोल किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है कि अगर मानकर चलिए कोई भी आप डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में, तो अपनी लाइफ में अगर डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें एनालाइज करनी है। ठीक है, कि इसके मतलब नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंट क्या हो सकते हैं एनवायरनमेंट पे और लोग पर, यानी सोसाइटी पर इसके कॉन्सिक्वेंट क्या हो सकते हैं। यानी अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसकी जो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है ना, यानी उसके नेगेटिव, पॉजिटिव और उसके ओवरऑल इम्पैक्ट ओवर सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ आपको देखनी होंगी। यहाँ पर उसको एक डेप्थ एनालिसिस करना होगा उस पर्टिकुलर डिसीजन का जो भी आप लेने जा रहे हैं। तो उसके बाद जो आपका जो आउटकम आएगा ना कि हाँ मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो कहलाएगा आपका मिडिल पाथ। ठीक है, यहाँ पर बुद्धा के द्वारा यही बात कही गई थी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि जस्ट सपोज आपके पास जो है ना 1 घंटा है, 1 आवर है, और उसमें आपको अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही चीज़ें कवर अप करनी है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वेदर शुड आई स्टडी दिस वन और दिस वन। ठीक है, अब आप कंफ्यूज तो हो रहे हैं, मगर आपके पास घंटा भी तो एक ही, यानी एक ही 1 आवर है। तो वहाँ पर आपने एनालाइज करा कि मेरी जो ना मतलब चीज़ें क्या, मैं कहाँ पर ज़्यादा लैग कर रहा हूँ, मुझे कौन सी चीज़ सबसे पहले पढ़नी चाहिए। क्या मुझे हिस्ट्री मेरी कवर अप है, क्या मेरी ज्योग्राफी कवर अप है? अगर कवर अप है तो ज्योग्राफी कितनी कवर अप है, हिस्ट्री कितनी कवर अप है, क्या इसमें कुछ ऐसा पोर्शन है हिस्ट्री में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या ज्योग्राफी में कुछ ऐसा पोर्शन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ना, पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दे रहा हूँ, इसे आप अपनी जो डेली लाइफ होती है उससे भी रिलेट कर सकते हैं और इजीली आप इसे जो ना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर जब आप ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, और वहीं पर फिर आप देखते हैं कि जो अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी को जब आप नंबर देंगे कि ये मेरी 6% कवर है, और वहीं पर मेरी जो हिस्ट्री है वो 3% कवर है, मगर 10% होने के लिए जो 3 में 7 अभी बाकी हैं, मगर वहीं पर यहाँ पर 4 बाकी हैं, 4 रिमेन हैं। तो आप क्या सोचेंगे कि मुझे ज़्यादा जो फोकस देना चाहिए वो हिस्ट्री में देना चाहिए। तो आपका मिडिल मार्ग, जो मध्य मार्ग होगा, मिडिल पाथ होगा ना, वो यही होगा कि आप हिस्ट्री को अपनाएं। और हिस्ट्री को जो आपका जो मतलब एक ऐसा टाइम होता है ना सुबह सुबह का, जहाँ पर हमारा जो माइंड है वो एम्प्टी होता है, तो उसमें आप सारी चीज़ें भर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, तो ईजिली आप उस चीज़ को आसानी से ग्रैब कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री को जब फोकस देते हैं ना हिस्ट्री पर, तो आप उसे ईजिली कवर अप कर पाएंगे। तो यही बुद्धा के द्वारा कही गई थी कि मिडिल मार्ग यही है, नथिंग एल्स। यही इसी को बुद्धा के द्वारा मिडिल मार्ग यानी मध्य पाथ कहा गया था। ठीक है, अब बुद्धा इसके बाद
8 फोल्ड पाथ भी देते हैं, अष्टंगी का मार्ग को वो भी प्रपोज करते हैं। उसमें वो कहते हैं कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली जब आप इनसे रूबरू हो जाओगे, अष्टंगी का मार्ग से रूबरू हो जाओगे, तो इजीली कोई भी अगर आपके सामने सिचुएशन आ जाती है तो उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हो। ठीक है, ये बात थी जो मध्य मार्ग की हिस्ट्री है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे बुद्धा अपने डिसाइपल्स यानी अपने शिष्यों से कहते हैं कि भाई देखो, जब आप संघा में इंडक्ट हो ही रहे हो या मेरे साथ चल रहे हो तो आपको कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, बुद्धा ने यहाँ पर जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, एज हम बुद्धा की जो डॉक्ट्रिन है उनको ये जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है इन्हें डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। ये 5 मोरल कोड ऑफ कंडक्ट थी और 5 डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धा के द्वारा जो फोकस करा गया था वो ये है कि आपको कभी भी किसी की प्रॉपर्टी वगैरह स्टील नहीं करनी। देखिए एक और चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है यानी 5 डॉक्ट्रिन्स जो बुद्धा के द्वारा प्रोपाउंड करी गई हैं, इनको सिला बोला गया है। सिला, SILA, सिला। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे बुद्धा कहते हैं कि देखिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह स्टील करोगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरे जो पर्सन आपके जो अपोजिट में खड़ा है, अगेंस्ट में खड़ा है, जिसकी प्रॉपर्टी आप स्टील करें या कुछ भी चीज़ आपकी आप उसकी चुरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन अ वे आप उसको हर्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें ही तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ा देती हैं। फिर आप जो है ना कहीं ना कहीं आपकी जो डीड्स हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाती हैं और फिर आप जो निर्वाणा प्राप्त करना है ना, कैवल्य प्राप्त करना है, वो उसकी जो डायरेक्शन है उस पाथ पर आप नहीं चल पाओगे। तो यही चीज़ों पर, इसी चीज़ पर बुद्धा ने फोकस करा था कि यू डू नॉट हैव टू स्टील अदर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बुद्धा आगे कहते हैं कि यू डू नॉट हैव टू कमिट वायलेंस। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो संदर्भ है वो जैन की जो फिलॉसफी यानी महावीर जी के द्वारा जो फिलॉसफीज दी गई थी, जो डॉक्ट्रिन दी गई थी, कहीं ना कहीं वही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ट्रुथ और अहिंसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दोनों फिलॉसफीज है ना, इनका जो बेस था, इनकी जो फाउंडेशंस हैं वो उपनिषद हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बुद्धा कहते हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इंटॉक्सिकेंट का यूज़ करोगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, जब भी आप अपने किसी जो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को देखा होगा, अगर वो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर लेता है और ओवर कंज्यूम कर लेता है तो वो अपना जो कॉन्शियसनेस है ना उसे खो देता है बिल्कुल ही। यानी एक जो बैलेंस होता है ना माइंड का वो बिगड़ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है और कहीं ना कहीं फिर वो जो ना अपने आप अपना भी बैलेंस खो देता है। अपना जब बैलेंस खो देगा तो वो कहीं ना कहीं फिर जो दूसरे को फिर अब्यूज़ करने लग जाएगा और अपने ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं जो इंटॉक्सिकेंट है वो आपकी जो डीड्स है ना उनको रॉन्ग डीड्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो ना अवॉइड करनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें परे रखकर फिर आपको जो ना पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। अब बुद्धा यहाँ पर ये कहते हैं कि डू नॉट लाई। भाई झूठ बोलने की ज़रूरत ही किसे पड़ी है? अगर आपको झूठ बोलना है, देखिए आपने सुना होगा और या आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है तो भाई वो थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, मगर आपने अगर आज तक कभी झूठ बोला है तो आपने देखा होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपने आज बोल दिया कि मेरे को आपको एक जो पेंसिल है वो स्कूल में या क्लास में आपकी में पाई और आपको कहीं पर मिली, ठीक है, जब आप स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मिली और आपने उस पेंसिल को छुपाने के लिए अपनी मदर से कहा ये मुझे जो है ना मेरे फ्रेंड ने दी है। कौन से फ्रेंड ने दी? उस फ्रेंड ने दी है। कहाँ रहता है वो? ये रहता है वो। वह ये बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा ही। मगर आप सीधा सिंपल जब आप अपनी मदर को ये कह देंगे मुझे ये क्लास में पेंसिल पड़ी थी, ये पेन पड़ा था, ये मैंने उठा लिया वहाँ से, तो सिंपल आपने सच बोल दिया। आपको फिर ज़्यादा झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी है कि कहीं ना कहीं जो हमारी डीड्स है ना, अगर हम लाई भी बोलते हैं यानी झूठ भी बोलते हैं, इंटॉक्सिकेंट कंज्यूम करते हैं और वायलेंस कमिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डीड्स हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, अब वायलेंस की तो बात ये रही कि फिर जो है ना कहीं हम दूसरों को हार्ट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, इंजरी दे रहे हैं दूसरों को। तो ये सारी चीज़ें भी हमें जो है ना देखनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी। और कैसे हो सकती हैं सारी चीज़ें? विद राइट नॉलेज, अवेयरनेस। राइट नॉलेज एंड अवेयरनेस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी क्रूशियल यानी वाइटल वेपन, जिनके द्वारा जिनकी मदद से जो है ना आप कहीं ना कहीं अपनी जो
पाथ है ना, निर्वाणा की तरफ जो पाथ है उसको निखार सकते हो, उसकी ओर चल सकते हो। ठीक है, आगे बुद्धा जी कहते हैं कि आपको कभी भी करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज नहीं होना है। करप्ट प्रैक्टिसेस यानी अगर आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, ठीक है, दूसरे के प्रति कभी नहीं सोचते हो, आपके अंदर कंपैशन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर ही जा रहे हो। फिर कहीं ना कहीं जो विजडम बुद्धा ने बताई थी, इनकी जो 5 विजडम थी वो भी कहीं ना कहीं व्यर्थ जाएंगी। ठीक है, जो 4 नोबल ट्रूथ बताए थे वो भी कहीं ना कहीं व्यर्थ जाएंगे। फिर फायदा ही क्या है, निर्वाणा छोड़ दो फिर आप। ठीक है, अगर किसी को भी किसी एक पर्टिकुलर जैन मंक को अगर निर्वाणा प्राप्त करना है, देन ही हैज़ टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, ही हैज़ टू कमिट बाय ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बुद्धा के द्वारा बोली गई थी। मैं देखिए आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, और वो क्या थी कि जब आप अपने मनी को खोते हो ना, तो आपने कुछ नहीं खोया। अगर आपने किसी पैसे, थोड़ा बहुत पैसा भी खो दिया, कुछ नहीं खोया। ठीक है, अगर आपने अपनी हेल्थ खो दी तो वहाँ पर आपको रियलाइज़ हो गया, यानी अगर आपने कभी अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा, जस्ट सपोज कि आज आप बीमार हैं, तो आज आप बीमारी में वहाँ नहीं गए, कहाँ पर, डॉक्टर के पास नहीं गए दवा लेने के लिए, या आपने अपनी हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है ना आप कुछ ना कुछ खोएंगे, कुछ ना कुछ अपने जो लाइफ है ना उसका हिस्सा खो देंगे। मगर वहीं पर जब अगर आप अपने करेक्टर को खो देते हैं ना, करेक्टर को लूज कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी का सारा कुछ खो देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुद्धा के द्वारा भी और जैनिज्म में महावीर जी के द्वारा भी अपने करेक्टर को बिल्डअप करने के लिए तो फोकस करा गया है, देन ओनली यू कैन अटेन निर्वाणा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर एक जैन मोंक को अपना कैरेक्टर बिल्डअप करना है, देन ही हैज़ टू फोकस अपॉन हिमसेल्फ। इसलिए यहाँ पर बुद्धा ने ये भी कहा था कि इट इज़ नॉट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ कैरेक्टर। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फर्स्ट। ठीक है, अगर आप अपनी पहले बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बुद्धा ने कहा कि अगर आप अपने कभी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, देन हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर ऑल द थिंग्स। फिर अगर आप अपनी बॉडी को ही स्वस्थ नहीं रख रहे हैं, तो भाई फिर जो प्रैक्टिस आपको करनी है, जो चीज़ें आपको यहाँ पर अडॉप्ट करनी है, जिस डिसिप्लिन से आपको गुजरना है, तो कैसे कर पाएंगे आप। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले बुद्धा के द्वारा आपकी जो बॉडी है ना उसको प्रोटेक्ट करना है, ये कहा गया था। ठीक है, वहीं पर महावीर जी ने कहा था कि जो आजीविका है वो वेस्ट है। यू डू नॉट हैव टू बी वरी अबाउट आजीविका, यानी बॉडी के प्रति आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं है। इट इज़ वेस्ट, इट इज़ द सोल दैट ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, मगर वहीं पर ये सारी चीज़ें जो बुद्धा जी बोलते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आकर अलग हो जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बुद्धा ये कहते हैं कि जो शिला है, तो देखिए यहाँ पर बुद्धा के द्वारा 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्च्यूज़ यहाँ पर गुणों की बात की गई है, तो वो यहाँ पर प्रोपाउंड करी गई थी बुद्धा के द्वारा, जिनसे कि कहीं ना कहीं जब आप एक निर्वाणा के रास्ते पर चलोगे ना, तो कहीं ना कहीं ये जो वर्च्यूज़ हैं आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, आपका जो कैरेक्टर है उसे बिल्डअप करने में भी, और आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको भी इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही सहायता करेंगी। तो यहाँ पर बुद्धा ने जो शिला का जो फॉर्मेशन करा था वो वैशाल्य में करा था, ये भी आप देख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम फोकस करेंगे कार्डिनल वर्च्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर बुद्धा कहते हैं जो पहली कार्डिनल वर्च्यू जो बुद्धा के द्वारा लिखी गई, बताई गई, इंपॉर्टेंस दिया गया बुद्धा के द्वारा, वो थी मैत्री। ठीक है, अब मैत्री का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ऑल। देखिए आज के समय में आपको एक चीज़ पता है कि लेडीज़ यानी फीमेल और चिल्ड्रन, एक बच्चा और एक फीमेल यानी गर्ल, उसके प्रति हर कोई सहानुभूति दिखा देता, मगर एक मेल ही एक ऐसा पर्सन है दुनिया में जिसके प्रति सहानुभूति दिखाना कहीं ना कहीं एक कंडीशन को लेकर आना है। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जो ना अनकंडीशनल लव दिखा देते हैं टुवर्ड्स फीमेल और अ चाइल्ड। ठीक है, बट वहीं पर अगर मेल की बात आती है, एक पुरुष की बात आती है, तो वहाँ पर कंडीशंस उभर कर आ जाती हैं कि यू विल गेट लव फ्रॉम अस, हमारे तरफ से तुम्हें प्यार जब भी मिलेगा
जब तुम हमारी कुछ कंडीशंस पूरी करोगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बुद्धा के द्वारा हटा दी गई, इनको कहीं ना कहीं नकार दिया गया। और बुद्धा जी ने कहा कि चाहे वो मेल हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कोई भी पशु पक्षी कुछ भी हो, ठीक है, हर एक जीव जो जिसमें जान है उसके प्रति आपको आपके अंदर जो है ना सहानुभूति, लव होना चाहिए, अनकंडीशनल। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप दूसरों को समझ पाओगे, दूसरे क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये चीज़ यहाँ पर बुद्धा के द्वारा बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इस बात पर। तो चलते हैं अब आगे दूसरी चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धा बात करते हैं करुणा की भी। एम्पैथी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंपैशन, अब मानकर चलिए एक पर्टिकुलर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। सपोज कीजिए आप आईएएस ऑफिसर बन गए और आप जो ना अपनी चेयर पर बैठे हैं सामने, ठीक है, और सडनली क्या होता है कि कुछ गांव के जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं अपनी परेशानी को लेकर, और उनकी ये परेशानी होती है कि जो है ना उनके खेतों में पानी वगैरह नहीं दिया जा रहा नहर वगैरह से। तो ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी? या जस्ट सपोज कि एक पर्टिकुलर जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ से कोई पर्सन बिलोंग करता है और वो अपनी जो ना परेशानी आपके पास लेकर आता है, और आप जो है ना जिले के एसपी हैं। तो जब एसपी आप हैं और आपके पास वो परेशानी लेकर आए, देन हाउ विल यू अंडरस्टैंड हिम, कैसे आप समझेंगे? तो उस समय पर एथिक्स जो हमारा पेपर है ना, वहाँ पर हमारी एम्पैथी यानी कंपैशन और एम्पैथी दोनों ही काम आती हैं। जब जिसको हम एथिक्स में पढ़ते हैं और सीखते हैं, उससे रूबरू होते हैं। और वही चीज़ बुद्धा ने यहाँ पर कही है कि करुणा आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी ना, टुवर्ड्स ऑल, जब आप ये सारी चीज़ों का मतलब समझ जाएंगे, एम्पैथी का मतलब और कंपैशन का मतलब, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं फिर क्या करेंगे, आप जो ना अपने आप को उस पर्सन जो आपके सामने बैठा है, जो आपके पास अपनी कुछ फरियाद लेकर आया है, अपने कुछ मिन्नतें लेकर आया है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखेंगे। और जब समझेंगे ना कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तभी आप समझ पाएंगे। जब आपके अंदर ये दो एक पर्टिकुलर चीज़ यानी करुणा होगी, एम्पैथी होगी, कंपैशन होगा। ठीक है, करुणा को ही एम्पैथी और कंपैशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे हिंदी लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में हम करुणा बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बुद्ध कहते हैं कि मुदिता एक तरीके से ये है कि जब आप एक ऐसी चीज़ के साथ हो जाते हैं ना कि आप जो ना मतलब आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो मगर आप खुश हैं, आप एक ऐसी स्टेट में आ गए हैं। ठीक है, आप मतलब वर्ल्डली अफेयर से बिल्कुल ही विमुक्ता आपने पा लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको विमुक्ता पाना है ना तो क्या करना होगा, तो आपको ये समझना होगा किसी के भी अंदर सोल नहीं है, इट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक, सॉरी, करेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मुदिता के द्वारा, यहाँ पर बुद्धा के द्वारा ये कहा गया है कि जब भी आप, आज के समय में क्या होता है कि जब भी आप देखते हैं दूसरे इंसान को, देखिए ये तो एक फैक्ट है कि अगर दोस्त फेल हो जाए और हम पास हो जाएं तो कहीं ना कहीं दुख होता है, मगर वहीं पर दोस्त अगर टॉप आ जाए और हम लास्ट आ जाएं या मिडिल में भी रह जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होता है। इट इज़ कॉल्ड जेलेसी। ठीक है, तो यहाँ पर जेलेसी आ जाती है, तो वहीं पर हम जो है ना दूसरों की जो सक्सेस है उसमें भागीदार नहीं बनते, उसको जो है ना कहीं उससे कहीं ना कहीं अपना कंपैरिजन करते हैं और फिर जेलस फील करते हैं। आई नो जेलेसी इज़ गुड, इट इज़ द बर्थ राइट ऑफ आर्स। ठीक है, हमारा ये बर्थ राइट है, हम बचपन से ही जलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक बच्चे को भी, जब आप उस बच्चे के सामने उसके जो माता पिता हैं किसी और बच्चे को गोद में ले रहे हैं, उस बच्चे को जेलेसी फील होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो माता पिता हैं उन्होंने दूसरे बच्चे को क्यों गोद ले लिया, मैं भी तो हूँ भाई, मुझे भी तो लो। तो ये सारी चीज़ें उमड़ कर आती हैं मन में। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ आपको नकारनी होगी, इस चीज़ से जो ना अपने आपको दूर रखना होगा। यहाँ पर बुद्धा के द्वारा यही फोकस करा गया कि आपको जो ना दूसरों की जो सक्सेस है उसमें उनके साथ जॉय फील करना होगा, उनकी जो सक्सेस है ना उसको फील अपने जैसे फील करना होगा और फिर उनके साथ खड़ा होना होगा, तभी तो आप उनके साथ उनकी सक्सेस में भागीदारी बन सकते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों को देखकर बिल्कुल भी जलिए मत, अगर कोई उठ रहा है तो उठन दो। ठीक है, उसके साथ और मतलब अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि जो आपका कर्म है ना वही डिसाइड करेगा देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धा के द्वारा यही चीज़ कही गई है। आगे बुद्धा कहते हैं कि उपेक्षा यानी इनर पीस, नॉन अटैचमेंट, इवन माइंडेडनेस, लेटिंग गो और इक्विनिमिटी, ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर होनी चाहिए। उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, अपने मन के अंदर शांति है ना तो भाई कुछ भी हो जाए संसार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मानकर चलिए आपको कोई भी मार रहा है या कुछ भी हो रहा है और कुछ भी आपके मतलब
संग में कुछ भी हो रहा है, अगर आपने क्या कर रखा है, अपने आप को शांति से रख रखा है ना, कि हर एक सिचुएशन में शांति से आप खड़े हैं और डिसीजन आपके एकदम पॉजिटिव जा रहे हैं, बिल्कुल भी आपके अंदर कोई भी ये नहीं है मन भावना कि नहीं है कि ये चीज़ गलत हो जाएगी, वो चीज़ गलत हो, नहीं, बिल्कुल शांत हैं आप और डिसीजंस भी फिर आपके शांत जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपके जो ना जो उपेक्षा वो आपके मन में नहीं रहेगी। फिर जो एक ऑरा है ना पॉजिटिव, और आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा, आपके चारों ओर भी क्रिएट होगा, आपकी तरफ पीपल अट्रैक्ट करेंगे, भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये हर एक सिचुएशन को एकदम इवन हैंडेडली इवन माइंडेडनेस के साथ ही डील करता है, यानी इसके अंदर कोई भी इम्पार्शियलनेस नहीं है, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं है, ये इम्पार्शियली सबको ट्रीट करता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं समानता, इक्वानिमिटी है, ठीक है, इसके अंदर किसी के भी प्रति कोई भी अटैचमेंट नहीं है कि मुझे जो है ना इसको ज़्यादा देना चाहिए, इसको कम देना चाहिए, सबको एक साथ एक सट्टा रौंद रहा है और एक साथ डील कर रहा है, ठीक है। जब आप कलेक्टर बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने हर एक तबका होगा, एक ऊंचा तबका भी होगा और एक नीचा तबका भी होगा, एक लोअर कास्ट के पीपल भी होंगे, यानी SC ST जो कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, और जो जनरल कास्ट और अनरिजर्व कैटेगरी से भी होंगे, तो काफ़ी अपर कास्ट के भी पीपल आएंगे आपके पास अपनी फरियाद लेकर, अपनी मुराद लेकर, तो वहाँ पर आपको यही चीज़ प्रैक्टिस करनी है, उपेक्षा, इनर पीस अगर आपके पास होगी ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो डिसीजन होगा वो पार्शियल नहीं होगा, फिर वो इम्पार्शियल रहेगा, ठीक है, अगर आप दूसरों की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं जब आप एक एज एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी वर्क करते हैं, अपने ऊपर अपने आप को निहारते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी एक खेल है, यहाँ पर यूपीएससी आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ने के लिए कहती है ताकि जब आप एक ऐसी जिम्मेदारी पर, यानी करोड़ों की जो लोगों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी ना, तब आप संभालोगे, तो उस समय पर आपकी जो डिसीजंस है ना, वो कहीं ना कहीं एक इवन माइंड की तरह होने चाहिए। यहाँ पर आप सबको एक जैसा ही समझोगे, ना तो आपके लिए कोई बड़ा होगा, ना कोई आपके लिए छोटा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब हम बुद्धिज़्म को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब जैन मोंक होते हैं, तो जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं, वो भी सबको एक जैसा ही समझते हैं, उनके लिए ना तो कोई ऊपर है, ना तो कोई ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है, ना ही कोई जो लोअर कास्ट डोमिनेशन है, उनके लिए सब समान है। तो यहाँ पर बुद्धा के द्वारा यही सारी चीज़ें बताई गई थी। आगे बुद्धा ये भी कहते हैं कि अगर कोई जो बुद्धा है, यानी कोई जैन मोंक है, अगर कोई उसकी बैड डीड्स फॉलो करता है, यानी कोई भी बैड डीड्स उसकी वो फॉलो करता है और बैड डीड्स करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोसेस ऑफ निर्वाणा है ना, वो रुक जाएगा, वो बिल्कुल ही रुक जाएगा, ठीक है। अब मानकर चलिए बुद्धा ने यहाँ पर जो है ना कुछ एलिमेंट्स दिए, 5 एलिमेंट्स ऐसे दिए थे, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ऐसे दिए थे, अगर इनको कोई नेगेटिव तरीके से लेगा ना, तो उसकी जो प्रोसेस ऑफ निर्वाणा है वो रुक जाएगी। वहीं पर अगर आपको इस चीज़ को ओवरकम करना है, तो विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज और ज्ञान के सहारे आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी ओवरकम कर सकते हैं, इन चीज़ों को होने से अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ये है जेलसी नहीं करनी है भाई, किसी से भी कोई भी जेलसी नहीं होनी चाहिए आपके मन में। कोई अगर सक्सेस पा रहा है तो आप ये देखें ना भाई, वो कैपेबल बन चुका है ना इस चीज़ के प्रति। आप अगर कैपेबल नहीं है, देन यू हैव टू डेवलप योर कैपेबिलिटी, यू हैव टू वर्क ऑन कैपेबिलिटी, वेदर यू आर कैपेबल और नॉट। ये आपको देखना पड़ेगा ना, तभी तो कोई डिसाइड कर पाएगा या यूपीएससी डिसाइड कर पाएगी कि आप एक कैपेबल पर्सन हैं। और आपके हाथ में ये सारी बागदौड़, यानी एक डिस्ट्रिक्ट की बागदौड़ देना कोई गलत बात नहीं है, हम कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप जब रिटर्न लिखते हैं ना, रिटर्न पेपर देते हैं, तो उसमें आप जो ना जो इवेल्युएटर है उसके साथ आप जो पेपर लिख कर आते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको परख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर यू नो वट एवर कंटेंट यू हैव रिटन इन योर नोटबुक और योर एग्जाम कॉपी। तो वहाँ पर जो भी चीज़ आपने लिखी होगी उसके बेस पर वो जो इवेल्युएटर आपको इवेल्युएट कर रहा है कि वेदर यू आर अ रॉन्ग पर्सन और राइट पर्सन, ठीक है। वहीं पर जब हम इंटरव्यू की स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारा जो फिजिकल इंटरव्यू होता है, यानी हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, और जो इंटरव्यू पैनल है ना, वो आपकी जितनी भी चाल चलन है वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं कि वेदर यू आर सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट और पर्टिकुलर एक जो उपाधि है उसके काबिल हैं आप या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डेवलप कर पाएंगे विद नो जेलेसी, नो इल विल और नो एरोगेंस और नो स्टबर्नेंस और नो सेल्फ प्राइड। देखिए स्टबर्नेंस
मानकर चलिए आप एक आईएएस की गद्दी पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, पोस्ट आपके हाथ में आ गई, वहाँ पर इलविल आप जो है ना, जो भी पीपल आ रहा है उसके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं भाई, बिल्कुल भी उनको उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको मतलब रेटिफाई भी नहीं कर रहे हैं, उनको हाईलाइट भी नहीं कर रहे हैं, ना उनको उनके रेजोल्यूशन के प्रति कोई भी स्टेप्स ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आप उस कुर्सी के लायक नहीं है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। इस चीज़ को परखने के लिए पहले आपको क्या क्या दिया जाता है, आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रॉस करना होता है, फिर उसके बाद मेंस आता है, फिर उसके बाद फिजिकली इंटरव्यू के लिए आपको अपीयर होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करने के लिए, आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको परखने के लिए हैं, ठीक है। मगर वहीं पर आज के समय में क्या हो रहा है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो करप्शन में इंडल्ज हैं, ठीक है। आज के समय में करप्शन इतना बढ़ चुका है, तो हम बस उसके बारे में बात ना ही करें तो ही ठीक है, क्योंकि फिर भी अगर देखा जाए ना आज के समय में कुछ जो 100 में से 10% कुछ आईएएस ऑफिसर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे हैं जो बहुत ही निडरता के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का पालन करते हैं, जिनकी वजह से आज ये कंट्री चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा और कंट्रीब्यूट नहीं करते, बहुत सारे जने हैं ऐसे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें जो करप्शन का कीड़ा है ना वो भी देखने के लिए मिलता है हर जगह पर, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को टैकल करने के लिए अगर हम बुद्धिज्म की जो फिलॉसफीज हैं उनको अगर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें तो भाई करप्शन होगा ही नहीं। करप्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपसे, करप्शन की बात करूं, करप्शन होता क्यों है। करप्शन बेसिकली अगर होता है, अगर कोई भी इंसान है, अगर वो कोई यानी एक मानकर चलिए एक पर्सन है, कोई भी मानकर चलिए यहाँ पर ए पर्सन मैं मान लेता हूँ, ए पर्सन है, वो करप्शन क्यों करेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए। अगर मैंने आपको पहले बताया था बुद्धिज्म की जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें टीचिंग्स के बारे में बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ एक्वायर करते हैं ना आज, यानी आज आपने अगर अल्कोहल पिया है, देन यू विल फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट अल्कोहल। जब आप अट्रैक्शन फील करेंगे ना अल्कोहल के प्रति कि हाँ मैं दोबारा पी कर देखता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपकी आदत बन जाएगी। तो यहाँ पर यही होता है, इसलिए जैनिज्म में भी अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है और बुद्धिज्म में भी नो ओन टू प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो अटैचमेंट है उसको खत्म कर दिया जाए। मगर जब आप एक पोस्ट पर बैठते हैं और आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें पावर आ जाती है ना, हाथ में पावर आ जाती है, तो आप अगर देखेंगे ज़्यादातर मिसयूज ही होता है। अगर आप, गांधी जी ने यही बात कही है, अगर इन रियलिटी अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं तो गिव हिम पावर, ठीक है। गांधी जी ने कही है या किसी और ने, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मगर हाँ कही है। अगर किसी की आप जो एक वो है ना कंपैशन या कुछ भी उसकी जो अंदर का कैरेक्टर चेक करना चाहते हैं तो गिव हिम पावर, उसको पावर दे दीजिए, उसका जो कैरेक्टर है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर करप्शन इसीलिए फैलता है क्योंकि यहाँ पर जो पीपल है ना, जो बैठा है कुर्सी पर, वो अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है कि मेरी फैमिली को ये चाहिए, तो अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा है वो, मगर कहीं ना कहीं उसकी जो डीड्स हैं वो कहीं ना कहीं बैड डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ तो वो जी लेगा जैसे मर्जी, मगर आगे चलकर तो उसे जवाब देना होगा, क्योंकि हर किसी को यहीं पर सब कुछ सीख कर जाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस एरोगेंस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आपके अंदर एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत काइंडली वो जो सिचुएशन है उसमें आप डिसीजन लेने चाहिए और कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए और एक कामनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जल्दबाजी में लिए हुए फैसले हमेशा और ज़्यादा हद तक गलत ही होते हैं। इसलिए हमेशा अपने माइंड को शांत रखिए। इसलिए यहाँ पर उपेक्षा का कॉन्सेप्ट बुद्धा के द्वारा दिया गया था कि इनर पीस होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और स्टबर्ननेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक कलेक्टर बन जाते हैं और एक कलेक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं, एक डीएम की कुर्सी पर बैठते हैं, तो वहाँ पर आपके कंधों पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर आप अपने सीनियर्स को भी सुनते हैं और आप अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी बातें सुनते हैं। तो वहाँ पर अगर आप ये चाह लेंगे कि जो पॉलिटिकल लीडर कह रहे हैं हमें वो करना ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जिद खड़ी हो जाएगी ना। मगर वहीं पर अगर आप ये देखें कि अगर आप दोनों ही एक तालमेल बिठाकर काम करें, दोनों ही आप एक दूसरे से बात कर काम करें कि जो जनता के लिए अच्छा है वो कीजिए ना, वो हो तो अच्छा है। इससे जो पॉलिटिकल लीडर है उसको भी, उसका जो वोट बैंक है वो भी इंक्रीज होगा। और जो यानी एक बैलेंस है ना एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल लीडर्स में, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं जो इम्परमानेंट यानी नॉन परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं,
टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, एमएलएज, एमपीज जो होते हैं, ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं। मगर जो आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर वगैरह होते हैं तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ना, तो ये तो जनता के साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें एक तालमेल की जरूरत है कि ये जो तालमेल है ना, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें। तो इसीलिए अगर किसी के भी अंदर स्टबर्डनेस आ जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको तो नुकसान नहीं होगा, मगर जो पीपल है ना, जो जनता है, जो लोअर लेवल पर जनता काम कर रही, जो लोअर लेवल पर जो पीपल है ना, चाहे वो लोअर कास्ट कम्युनिटी के हो, चाहे वो मिडिल क्लास कम्युनिटी के हो, तो वो कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं। उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती हैं। तो इस चीज़ से टैकल करने के लिए हम कहीं ना कहीं एक जो बैलेंस है ना दोनों में, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वहाँ पर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो तो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट की जा रही है, मगर वहीं पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो तो एग्जाम देकर आ रहे हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उनका जो फेस है वो हिडन रहना चाहिए ना एक तरीके से। अगर काम करना, बेशक वो काम जो है ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जा रहा है, मगर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आईएएस ऑफिसर बनेगी वो ये भी बनेगी कि हम जो काम है ना उसको सीमलेसली कराएं और सीमलेसली होने दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको इम्पार्शियल रहना होगा, इम्पार्शियल रहना होगा। यहाँ पर आपको स्टबर्डनेस नहीं दिखानी है, अड़ियलता नहीं दिखानी है कि हाँ मेरा भी फेस सामने, नहीं। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा, फिल्में भी आपने देखी हैं सुपर हीरोज़ वाली, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया और वगैरह वगैरह, वहाँ पर वो अपना फेस रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो अपना फेस इसलिए रिवील नहीं करते हैं क्योंकि क्या रीज़न है? चलिए आप क्या सोचते हैं, मुझे बताइए कि वो अपना फेस क्यों रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बात बताइए। मैं अगली वीडियो में आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों वो फेस अपना रिवील नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम चीज़ होती है, इसलिए पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होती हैं उनको आगे रखा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सेल्फ प्राइड अब चाहते हैं कि ये कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी एट दी नेशनल लेवल और वहाँ से वो आपके पास आई है इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड लेवल पर, तो आप क्या करेंगे, आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो आपके अंदर कोई ना कोई एक तरीके से बैलेंस होना चाहिए, ताकि उस जो स्कीम है जो नेशनल लेवल पर जो इम्प्लीमेंट करी गई है, लॉन्च करी गई है, उसे इम्प्लीमेंट कर सकें ग्राउंड लेवल पर। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए आपके अंदर जो स्टबर्डनेस और सेल्फ प्राइड की जो उपेक्षा होती है, मतलब आशा जो होती है, उसको कहीं ना कहीं नहीं आना चाहिए आगे। ठीक है, वहाँ पर आप सेल्फ प्राइड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो जो स्कीम है वो तो हर किसी के लिए आई है ना, इंक्लूडिंग यू, आपके लिए भी तो वो स्कीम है। आपके लिए वो स्कीम इस तरीके से है, कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कहीं ना कहीं हमें जो है ना सेल्फ प्राइड से बचना चाहिए, अपने आप को वाहवाही दिलाना। आई नो कि जो वो होते हैं ना, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उन्हें, जो अपनी ही वाह करते हैं, तारीफ़ जो तारीफ़ होती हैं, तो अपनी ही तारीफ़ सुनकर सबको अच्छा लगता है अपनी तारीफ़ सुनना। तो ये जो ना कहीं ना कहीं जो एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन कलेक्टर, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। तो चलते हैं अब आगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक जो टॉपिक है, एक पॉइंट है, बहुत डीपली समझा रहा हूँ, ताकि आपकी जो यानी एनलाइटनमेंट वो आपको भी प्राप्त हो जाए आसानी से। ठीक है, कि आप जो है ना चीज़ें, जब आप एक कलेक्टर की कुर्सी पर बैठें तो आप चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकें और चीज़ें डील कैसे होती हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भाई दो तीन समय की हैं, यानी 2-3 सेकंड की हैं। ये लाइफ छोटी सी है। ठीक है, यहाँ पर आप 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, आपने साथ लेकर जाएंगे क्या? आई नो आपके दिमाग में ये आया होगा कि जब तक तो जी ले, जब तक तो कुछ इकट्ठा करने। भाई क्या करोगे उसका इकट्ठा करने के बाद? अगर आप एक चीज़ चोरी कर अपनी फैमिली का पेट भर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो तो बैड डीड आपकी है ना, बैड डीड आपकी कहलाएगी ना। ठीक है, वहाँ पर जो फैमिली है वो तो आपके साथ नहीं है, वो तो अपने कर्मों का खुद खा रही है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी। आई नो किसी का पेट भरने के लिए अगर चोरी भी करनी पड़े तो गलत बात नहीं है वैसे तो। ठीक है, मगर अगर वही चीज़ थोड़ी सी चोरी से शिफ्ट होकर हार्ड वर्क कर अगर आप वही खाना अर्न करें, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो ना फिर वो जो ना पॉजिटिव जो डीड है वो भी होगी और कहीं ना कहीं पुण्य भी आपका होगा। ठीक है, आप अपने जो फ़र्ज है ना उसको भी अदा करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको यहाँ पर समझनी। आगे बुद्धा कहते हैं कि एक जो बुद्धा है, यानी एक जो बुद्धा मोंक है, बुद्धिस्ट मोंक, उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ओकरे रोब, एक धोती ओकरे कलर की, गेरुए कलर की, वो चीज़ आपको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। और
राइस बाउल, ठीक, ये राइस है, एफ लगा दिया मैंने, देखिए टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती है, प्लीज़ डोंट माइंड फॉर दिस, ठीक है। राइस बाउल हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, एक रेज़र, ताकि आप अपने जो हेयर हैं उनको आसानी से रिमूव कर सकें। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हेयर रिमूवल का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, तो देखिए यहाँ पर हेयर रिमूवल रेज़र का मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए आइए, जो आप जब बाल देखते हैं, अपनी बॉडी पर बाल आते हैं, ये हेयर वगैरह जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सेंसेस के रूप में काम करते हैं। अगर यहाँ पर एक जो चींटी है वो भी चलने लग जाए ना आपके बालों पर, कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है, ठीक है। जो सर्दी है, गर्मी है, कहीं ना कहीं जब सर्दी लगती है तो आपके जो रोंगटे हैं ना एकदम खड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ कॉल्ड रोंगटे इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना एक सेंसिटिवनेस की तरह काम करते हैं। जब आपके शरीर पर ये बाल ही नहीं रहेंगे तो सेंसिटिवनेस कहाँ से आएगी, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लड़के लड़कियाँ, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने बाल जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े रखते हैं और बार बार बालों में हाथ मार रहे होते हैं, एक इधर से और एक उधर से। तो ये चीज़ क्या है, जब आपके सिर पे बाल हैं तो आपको संवारने के लिए आपको अपने हाथों का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप दूसरी चीज़ों पर कहाँ ध्यान दोगे, कभी आप इधर से हाथ मार रहे हो, कभी आप उधर से हाथ मार रहे हो, अपने बालों को ठीक कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ना एक तरीके से आपका ध्यान भी डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपकी जो सेंसेशन है ना उनको भी बढ़ा देती हैं। तो अपनी जो आपकी जो सेंसेशंस हैं उनको, यानी एक जो क्रेविंग है, डिज़ायर्स हैं, उनको भी बढ़ा देती हैं। तो ये सारी चीज़ों को कम करने के लिए आपके पास एक रेज़र होना ज़रूरी है, ताकि जब भी आपके सर पर या शरीर पर बाल वगैरह आए हैं, हेयर वगैरह हैं, उसको ईजिली आप रिमूव कर सके। आपके पास कौन होने चाहिए, आपको याद होगी जब मैंने आपको बुद्धा की स्टोरी पढ़ाई थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब वो अपने घर से निकले थे तो वो एक कुटिया में पहुंचे थे, जहाँ पर दो बूढ़े व्यक्तियों ने, एक बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा ने उनकी मदद करी थी। तो वहाँ पर उन्होंने, जब वो वहाँ से जा रहे थे तो उनको कौन का थैला दिया था, कौन दिए थे काफ़ी सारे, कि रास्ते में जाना और खा लेना, और पानी की बोतल वगैरह दी थी। तो यहाँ पर वही चीज़ कंटिन्यू रही और वाटर बोतल भी यहाँ पर कंटिन्यू रही, और एक अम्ब्रेला, ताकि आप धूप से बच सको, ठीक है। धूप से क्यों, क्योंकि जब इतने पेनेंस ले रहे हैं, इतनी ज़्यादा ट्रबल अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं बुद्धा एज अ जैन, एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, तो भाई अम्ब्रेला की क्या जरूरत। देखिए अम्ब्रेला की इसलिए क्योंकि जब आप अम्ब्रेला नहीं लेकर चलोगे और कड़ी धूप में आप चल रहे हो तो कहीं ना कहीं वाटर डेफिसिट आपके अंदर हो जाएगा, ठीक है, आपको भूख भी लगेगी। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए आपके पास अम्ब्रेला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर जा सको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ हैं, जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन हैं, वो आप दूसरों को पढ़ा सको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर फॉलो करी गई थी। अब यहाँ पर बुद्धा कहते हैं इसमें से जो लास्ट में, यानी लेटेस्ट वन जो इंक्लूड करी गई थी वो थी सॉल्ट। सॉल्ट कहीं ना कहीं डिज़ायर्स हमारा इंक्रीज करता है, मगर ये आगे चलकर, जब बुद्धा थे उस टाइम पर इंक्लूड नहीं हुई थी, मगर आगे जब बुद्धा यानी द बुद्धा जो क्रिएट हुए थे, बने थे बुद्धा के बाद, कहीं ना कहीं उन्होंने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी थी। और एक निडल तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप, अगर आपकी जो रोब है, वाइट रोब, सॉरी ऑग्रे रोब, अगर कहीं पर टीयर हो जाती है, फट जाती है, तो उसको आप इजीली क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, मगर हाँ हिंदी में बोलते हैं सिलाई, आप उसे आसानी से सिल सकें। सॉरी फॉर दिस वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बुद्धा कहते हैं कि अगर कोई भी एक बुद्धिस्ट डिसाइपल है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, उसको कहीं ना कहीं जो 3 ट्रेनिंग है वो हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो क्या क्या है, मोरालिटीज, जिसको बोला जाता है सिला, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये कोड ऑफ कंडक्ट एक तरीके से मोरालिटीज़ ही हैं। देख लेते हैं, देखिए ये जो हमारी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ये कार्डिनल वर्च्यूज़, ठीक है, इनको कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला गया है। सॉरी ये वाली कोड ऑफ कंडक्ट, ये कार्डिनल वर्च्यूज़ नहीं, ये वाली कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है इनको सिला बोला गया है। तो यहाँ पर अगर आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है, ये आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तो इनको बोला गया है बुद्धा के द्वारा मोरालिटीज़, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेंगी अगर एक आप जैन बुद्धिस्ट मॉन्क बन रहे हैं तो। देखिए बार बार जैन मॉन्क मुंह पर आ जाता है, जुबान पर आ जाता है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पर आगे बुद्धा कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि बुद्धा ने भी तो अलग कालमा की कुटिया में क्या करा था, मेडिटेशन का पाठ उन्होंने ग्रहण करा था। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा ये जो ट्रेनिंग है आपको करनी पड़ेगी।
बुद्धा के द्वारा ये जो मेडिटेशन है उसको बोला गया है समाधि। और विजडम, जो विजडम मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई थी 5 विजडम्स ऑफ बुद्धा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होंगी, तभी तो आपका पाथ कहीं ना कहीं, आपका जो 8 फोल्ड पाथ है आप उसे भी फॉलो करोगे। फिर जब आप उसे फॉलो करोगे तो ये तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर अप हो ही जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी है। 8 फोल्ड पाथ में ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इंक्लूडेड हैं। अब हम 8 फोल्ड पाथ की तरफ चलते हैं। अब 8 फोल्ड पाथ जो है वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की मिजरी है ना उसको एलिमिनेट कर देता है लाइफ से। जब आप 8 फोल्ड पाथ को जो चांट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं ना, वर्ल्डली थिंग्स हैं, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रख लेते हैं। तो इसीलिए बुद्धा ने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करा था कि आपको जो ना 8 फोल्ड पाथ प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या है, कहीं ना कहीं इसके सहायता से आप कहीं ना कहीं अपनी जो फिजिकल और मेंटल क्रेविंग्स है ना उनसे भी कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हैं, और ग्रेजुअली आप जो पाथ है ना निर्वाणा का जो डायरेक्शन है उस पर चलकर निर्वाणा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या है, जस्ट अ सेकेंड मैं पानी पी लेता हूँ। तो 8 फोल्ड पाथ को बुद्धा के द्वारा अष्टांगी का मार्ग भी कहा गया है। यहाँ पर मिडिल पाथ भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पाथ और अष्टांगी का मार्ग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। मिडिल पाथ क्या है, सब चीज़ों को एनालाइज करना। अब वहाँ पर 8 फोल्ड पाथ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है मिडिल पाथ को फॉलो करने में, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ में 8 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में हमेशा उतारनी चाहिए और कहीं ना कहीं इनको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि है अगर आप एक बुद्धिस्ट मोंक हैं, अगर नहीं भी हैं एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी जो लाइफ है ना उसको एकदम अच्छे तरीके से, आसानी से और मज़े तरीके से जीना चाहिए। अब ये 8 फोल्ड पाथ देख लेते हैं। पहला, बुद्धा ने कहा था कि राइट धर्म, राइट नॉलेज आपके पास होनी ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तभी तो आप अपने आप को ये चीज़ का पता दे पाओगे कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए गलत है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास राइट नॉलेज हो, ठीक है। अब वहीं पर अगर आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको जो अगर डिटर्मिनेशन राइट है, यानी फोकस एकदम बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो थॉट्स हैं, आपके मन में जितनी भी थॉट्स वगैरह आ रही हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ऐसी हो अनडिज़ायरेबल थॉट्स हों आपके दिमाग में जो आ रही हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं फिर आप टैकल कर सकते हो। अगर आपका जो फोकस है वो बढ़िया है, अगर आप कहीं भी फोकस दे सकते हो, वो कैसे आ सकता है? विद राइट नॉलेज और विद राइट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर बुद्धा कहते हैं कि राइट स्पीच भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कुछ भी वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं एक लिमिटेडनेस रहनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा वर्ड यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप कम वर्ड यूज़ कर रहे हो तो वर्ड कुछ ऐसे यूज़ करो जिसमें कि कम वर्ड में बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कन्वे कर दी जा सकें। तो यहाँ पर बुद्धा ने यही कहा था कि डू नॉट लाई टू यूज़ सेल्फ वर्ड, और अपने जो सेल्फ वर्ड कि अपने आप को ही आप प्राउड दे रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, फलाना ढिमका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं भी नहीं होनी चाहिए और वर्ड्स हमेशा कम यूज़ करनी चाहिए और बैलेंस वे में यूज़ करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब बोलनी है, ठीक है, कौन सी चीज़ कब कहनी है, क्योंकि अगर आपने सही स्थान पर सही चीज़ कही तो कहीं ना कहीं आपकी वाह होगी, मगर वहीं पर आप बड़बोले हैं और आप जो चीज़ ज़रूरी भी नहीं है फिर भी उस चीज़ को बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी निंदा की जाएगी, आपको कंडेम करा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी और समझनी होंगी विद राइट नॉलेज एंड राइट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपको कभी भी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर सिचुएशन नहीं है ऊँची आवाज़ में बात करने की, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपको साथ कोई भी घटना घटित होती है और उसमें आप जो ना एंगर फील करते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो भाई सबसे पहले ऑब्जर्व करो ना कि क्या वो गुस्सा करना सही है या नहीं है, क्या वो रीज़न सही है जिसके लिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको जो है ना कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव डेट्स की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। तो इसीलिए अपनी वॉइस में कहीं ना कहीं निम्रता रखो, ठीक है, विनम्रता रखो। जब विनम्रता आप अपनी वॉइस में रखोगे तो कहीं ना कहीं फिर आप दूसरों को प्लीज़ करोगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे दूसरों को। तो इसीलिए कभी भी जो अब्यूसिव लैंग्वेज है ना उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि देखिए आप अगर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरों को हर्ट करेंगे। और जो मेन मोटिव है ना बुद्धिज्म का वो यही है कि
अपनी वजह से, हमारी वजह से दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो यही चीज़ बुद्धा के द्वारा यहाँ पर कही गई थी विद राइट स्पीच। अब बुद्धा कहते हैं राइट एक्शन भी तो होना जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने देखा होगा कि आपके पास अगर राइट नॉलेज है, राइट डिटर्मिनेशन है और आप अच्छे तरीके से बोलना भी जानते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर है, तो कहीं ना कहीं जो आपके एक्शन पर भी प्रभाव पड़ेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर ईजिली आपकी तरफ काम करेगा और आपकी जो अटेनमेंट्स है, जो अभी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। राइट लाइवलीहुड, देखिए राइट लाइवलीहुड यहाँ पर मतलब ये है कि आप जो ना कभी भी अगर आप कुछ भी कमाते हैं, चीज़ खरीदते हैं, तो वो जो अर्न होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप अपने पैसों से, अपनी मेहनत से अर्न करें, ना कि दूसरों को चीट कर कर। अगर आपने दूसरों को चीट कर कर अपना साम्राज्य खड़ा करा है तो भाई वो साम्राज्य एक दिन गिरेगा जरूर, ठीक है, गिरेगा जरूर, और आप यहाँ पर तो नहीं भोग पाएंगे। बेशक आपके पास पैसा हो जाएगा, बहुत रिच बन जाएंगे आप, और फिर आपके डॉक्टर वगैरह होंगे आपके आसपास और आपको ईजिली बचा लेंगे, मगर आपको कहीं ना कहीं जब आप मरेंगे ना, उस टाइम से कम 5 सेकंड पहले आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, वो सारी चीज़ें आप उनका स्मरण कर लेंगे कि मैंने क्या क्या गलत करा है और क्या क्या सही करा है, फिर आपको भोगना तो ज़रूर है, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि सोल कह सकते हैं कि सोल अमर है, इमोर्टल सोल है, जैनिज्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इमोर्टल सोल, ठीक है, मगर वहीं पर बुद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो ट्रांसमाइग्रेशन है वो करेक्टर्स का होता है, ठीक है। अब दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हमें चीज़ें सिखाती हैं, मगर दोनों ही चीज़ें हमें इंसानियत सिखाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ अगर चीट से अर्न कर देना कुछ भी चीज़, तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्पेक्ट है ना सोसाइटी में वो भी नहीं होगी, आपके खुद की जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर क्या कहेंगे कि क्या नाम है, आपने जो एम्पायर खड़ा करा है वो हराम की कमाई से करा है, ठीक है। ये सारी वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बट आपको समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो अर्निंग होनी चाहिए ना वो एकदम रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में भी आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तभी उस पैसे को आप जो है ना बहुत तवज्जो से, बहुत एकदम ध्यान से खर्च कर पाओगे। कि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना और आप जानते हो, आपके अंदर आपके पास राइट नॉलेज है, तो आप उसको जो है ना एकदम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे और आप उसमें कह पाओगे कि हाँ ये मेरी मेहनत का पैसा है, तो बहुत अच्छे से आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पर आगे बुद्धा कहते हैं कि आपके राइट एफर्ट्स भी होने चाहिए, राइट एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब वो कैसे आप पा सकते हो, अगर आप 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ को प्रैक्टिस करो। अब ये 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ कौन सी हैं, तो देख लेते हैं 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ कौन सी हैं। पहली है मैत्रेयी जो कि अनकंडीशनल लव है, ठीक है। दूसरी है हमारी करुणा जो कि एम्पैथी और कंपैशन के बारे में बात करती है। तीसरी है मुदिता जो कि जॉय ओवर अदर सक्सेस के बारे में बात करती है। और चौथी हमारी उपेक्षा। ये होती है हमारी 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ जिसके बारे में बुद्धा बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, ठीक है। आगे बुद्धा कहते हैं कि जस्ट अ सेकेंड कि अवेयरनेस भी शिला भी आपको प्रैक्टिस करनी है। शिला क्या है, शिला कोई जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हाँ बुद्धा ने जो कोड ऑफ कंडक्ट दिए थे वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। समाधि यानी मेडिटेशन आपको प्रैक्टिस करना है और विजडम भी आपको प्रैक्टिस करनी है जो बुद्धा के द्वारा दी गई थी 5 विजडम्स, ठीक है। आगे बुद्धा कहते हैं कि अवेयरनेस भी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो उस चीज़ को करने के लिए आपके पास अवेयरनेस भी तो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता रहे कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं कि उसकी नेगेटिव, पॉजिटिव और सोसाइटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और उसके बाद जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है आउटकम क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ों के को एनालाइज करने के लिए आपके पास अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एग्जांपल देकर समझाऊं, अगर आप आज के समय में कोई भी उद्योग बनाते हो और उसमें ज़्यादातर आप मानकर चलिए, यही चीज़ समझ लिए, आज अभी क्या हुआ कि हाल फिलहाल में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्लास्टिक बैन कर दी गई है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दी गई है, तो उसमें क्या हुआ, उसके जो इम्पैक्ट है ना कहीं हमने वो एनालाइज करें। हमने आज के समय में देखा कि जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है और जो टेम्परेचर है वो अबव जा रहा है 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमें अब नीचे रखना है, ठीक है। 2.5 से नीचे रखना है और बिलो रखना है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर 1.5 था, उससे नीचे रखना है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो है ना स्टेप्स लेने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ को टैकल करने के लिए सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है, ठीक है।
और आपने देखा होगा कि दिल्ली में आए जो सर्दियां आती हैं, जब भी सर्दियां विंटर का सीज़न आता है तो दिल्लियों में चारों ओर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट कि स्टेबल बर्निंग जो हो रही है और व्हीकलर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो आए दिन जो बड़े बड़े टीले होते हैं, जो कूड़े के टीले होते हैं, उनमें आग लगती रहती है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन के इंक्रीज़ होने में दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें जो ना, तो अगर हम इनसे टैकल करना चाहते हैं तो अवेयरनेस होनी हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आगे बुद्धा बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगर आपको अपने मन में जो शांति लानी है ना, पीस को रिटेन करना है अपने अंदर, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्या, मेडिटेशन। ठीक है, आगे बुद्धा कहते हैं कि 3 कॉन्सेप्ट बुद्धा के द्वारा दिए गए जो कि थे बुद्धा, संघा और धम्मा। यहाँ पर बुद्धा ने ये कहा, आपको ये समझना होगा कि बुद्धा जो है वो लीडर हैं, ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलर भगवान। ठीक है, वहाँ पर बुद्धा ने ये कहा कि जो बुद्धा हैं वो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, मेरे बाद कोई और बुद्धा बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ये उपाधि है, एक पोस्ट है, ना कि मैं ही खाली बुद्धा रहूँगा। नहीं, यहाँ पर बुद्धा ने कहा कि गौतम बुद्धा, नॉट गौतम बुद्धा, कि बुद्धा खाली गौतम बुद्धा नहीं, बुद्धा कोई भी बन सकता है। मेरे बाद अगर कोई किसी के पास कोई एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लेता है तो वो बुद्धा बन सकता है। जैसे कि आज के समय में जो बुद्धा हैं वो हैं दलाई लामा जी। ठीक है, ठीक है, और जो आने वाले बुद्धा हैं, चलिए आप मुझे एक काम करिए कि मुझे जो ना आने वाले जो बुद्धा हैं उनका नाम बताइए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आने वाले बुद्धा हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, कौन है आने वाले जो बनेंगे बुद्धा, डिसाइड हुआ है अभी या नहीं हुआ है, और कब होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए, बाकी मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बता ही दूंगा। यहाँ पे कहा था कि कोई भी डिसाइपल जो है वो अपने आप को सरेंडर कर सकता है बुद्धा को। ठीक है, ठीक है, और कोई ऐसा डिसाइपल नहीं है जो बुद्धा की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर सके, क्या तुम ही बुद्धा हो भाई। उसने अगर किसी भी बुद्धा ने निर्वाणा अटेन कर रखा है तो वो बुद्धा है। और बुद्धा कहते हैं कोई भी रिफ्यूज ले सकता है बुद्धा के चरणों में आकर। आगे बुद्धा बात करते हैं संघा की। अब संघा क्या है? संघा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो बुद्धा ने प्रोपाउंड करे थे, बुद्धा ने फॉर्मुलेट करे थे। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए संघा के, जो संघा में जितने भी जो मेल एंड फीमेल इंडक्ट हुए थे ना उनके लिए। क्योंकि कुछ समय तक तो ऐसा रहा था कि कुछ सालों तक ऐसा रहा था जब तक सुत्त पीटका और विनय पीटिका उभर कर नहीं आ गए थे, जो आनंदा एंड उपाली के द्वारा लिखे गए। मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम काउंसिल्स पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जब तक सुत्त एंड पीटिका एंड विनय पीटिका जब तक उभर कर यानी बन नहीं गए थे, फॉर्मुलेट नहीं हो गए थे, कोडिफाइड नहीं हो गए थे, तब तक जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे संघा के वो कहीं ना कहीं ओरली ट्रांसमिट होते थे कुछ सालों तक। मगर आगे चलकर जब सुत्त पीटिका और विनय पीटिका पिक्चर में आ जाते हैं तब रूल्स एंड रेगुलेशन कोडिफाइड हो चुके थे। यहाँ पर जो मेल जो मोंक हुआ करते थे उनको भिक्षु बोला गया है, और जो फीमेल मोंक हुआ करती थी उनको भिक्षुनी बोला गया है, और जो उनके हेड हुआ करते थे यानी एक जो पर्टिकुलर संघा के हेड हुआ करते थे उनको आचार्य बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर सिटी में एक संघा हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोनेस्टिक डिसिप्लिन को फॉलो करा जाता है, ताकि जो जैन यानी बुद्धिस्ट मोंक जो बन रहे हैं अगर वो डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तभी तो वो इजीली जो बुद्धिज्म की जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनको फॉलो कर पाएंगे, तभी तो वो दूसरों को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन था वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको जो शुरुआती वीडियो थी जब मैंने पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताए गए थे। मगर उसके साथ साथ कोई भी इंसान अपने आप को संघा में इंडक्ट कर सकता था, वेदर इट इज मेल और फीमेल, मगर प्रोवाइडेड उसकी जो एज है वो 15 साल से ऊपर होनी चाहिए और उसके ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करूंगा कि बुद्धा ने ऐसे कौन कौन से पीपल थे जिनको मना करा था, मतलब आने वाली वीडियो में, कि वो संघा में इंक्लूड नहीं हो सकते। जैसे कि जब मैंने आपको स्टोरी बताई थी तो उसमें कहा था बुद्धा ने कि मैं आम्रपाली तुमको अभी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, उसके पीछे रीज़न थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बुद्धा ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग पूरा जो संघा था वो रेगुलेट हुआ करता था। जैसे कि एक बुद्धा को हमेशा अपने जो हेयर्स है ना उनको कंप्लीटली शेव ऑफ करना चाहिए, और एक ऑकरे रॉब को वियर करना चाहिए, और हमेशा दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए, ना कि 3-4 बार जब मन करा जब। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा
दिन में 3 बार एल्म्स में जाना चाहिए, यानी मांगने के लिए। ये भिक्षा नहीं है, भीख नहीं है। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क जाते थे बाहर मांगने के लिए, वहाँ पर वो लोगों को टीचिंग्स यानी कुछ जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट्स पढ़ाया करते थे, उनको समझाया करते थे, नैतिकता की शिक्षा दिया करते थे, और तब उसके बदले कुछ लेकर आया करते थे। यहाँ पर वो फ्री में भीख नहीं मांगा करते थे, तो इसको हाँ भीख नहीं कंसिडर करा जाएगा। यहाँ पर वो सिखाया करते थे, तब जो एल्म्स मिलता था, एल्म्स उनको मिलता था, वो उसको ग्रहण करा करते थे। यहाँ पर बुद्धा के द्वारा कहा गया है कि अपने खाने में हमेशा लेस सॉल्ट ऐड करो, ठीक है, मगर सॉल्ट ऐड करो। आपकी जो क्रेविंग्स, अगर आप ज़्यादा सॉल्ट ऐड करोगे तो क्रेविंग्स यानी डिज़ायर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपकी जो वो स्ट्राइवनेस है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर बुद्धा ने कहा था कि आपको जो है ना वे यानी मट्ठा को भी जो अपने मील्स हैं उसके बाद कंज्यूम करना है। यानी दूध के बाद जब हम दही जमाते हैं, उसके बाद हम उसे दही को चलाते हैं तो उसमें से मट्ठा निकलता है और मक्खन भी निकलता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बुद्धा के द्वारा यूज़ करने के लिए बोली गई है। और पाम जूस भी बुद्धा ने बोला था कि इसको भी आपको फ्रिक्वेंटली कंज्यूम करना है, ठीक है। आगे बुद्धा बोलते हैं कि आपको कभी भी गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सेप्ट नहीं करना है, मगर जब महायाना एंड हीनयाना बुद्धिज़्म होते हैं तो वहाँ पर जो महायाना बुद्धिज़्म होता है वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, जिससे कि जो अट्रैक्टिवनेस है ना बुद्धिज़्म की और बुद्धा के संघ की वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर बुद्धा के द्वारा बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी बुद्धिस्ट मोंक है, वो बिना ऑफिशियल परमिशन के संघा को लीव नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट मोंक है उसको हमेशा क्या करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, चाहे वो क्राइसिस का टाइम ही क्यों ना हो, ठीक है। हर किसी सिचुएशन में आपको जो सोसाइटी के पीपल हैं उनको सिखाना है, पढ़ाना है, जो नैतिक चीज़ें वो सारी चीज़ें आपको सिखानी है और उनको सर्व करना है। तो यहाँ पर बुद्धा ने ये भी कहा कि अगर कोई भी सीट आप अपने साथ लेकर जा रहे हो तो वो बिना बॉर्डर की होनी चाहिए, ठीक है, और बिना बॉर्डर की होगी तभी आप उस पर बैठ सकते हो। और स्लीपर कभी भी आपको यूज़ नहीं करने हैं। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हुआ करते थे बुद्धा के संघा के, जहाँ पर बुद्धा ने जो एम्फोसाइज करा इन रूल्स एंड रेगुलेशन पर करा। कुछ समय तक, कुछ सालों तक तो ये ओरली ट्रांसमिट होते रहे, मगर आगे चलकर सुत्त पीठिका, विनय पीठिका जो फॉर्म हुए, जब हमारी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 BC में, ठीक है, 483 आई डोंट नो, मैं डेट थोड़ा सा भूल रहा हूँ, ठीक है। वो मैं जब आपको काउंसिल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि धम्मा क्या होता है, धम्मा एक प्राकृत टर्म है जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं धर्म, और संस्कृत में बोल सकते हैं धर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर बुद्धा ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस करा कि एक बुद्धा को हमेशा अपनी ड्यूटियों से कभी भी भागना नहीं है, अपने मुंह को मोड़ना नहीं है, हमेशा उसे जो है ना अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं तवज्जो देनी है और सर्व करना है सोसाइटीज़ को और जितने भी पीपल हैं अदर उनको भी, ठीक है। अब ये रहे बुद्धिस्ट के धम्मे से रिलेटेड ये 3 कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स हैं, बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हैं वो समाप्त होती हैं, ख़त्म होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म की बारे में कि जो बुद्धा थे उन्होंने मुद्रास को भी प्रोपाउंड करी थी, कुछ मुद्रास थी वो भी हम देखेंगे, ठीक है, आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीज़न कैसे हुआ, फिर उसके बाद अगली वीडियो में ही बताऊंगा कि उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे मुझे पता है कि उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डिफ्रेंसिएशन बुद्धिज़्म बिटवीन जैनिज़्म एंड फिर महायाना हीनयाना और सिमिलैरिटीज बुद्धिज़्म जैनिज़्म, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा बुद्धिज़्म खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर हम मौर्यास चालू करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको शर्मानिक रिलीजन और वेदांतिक रिलीजन भी पढ़ाऊँगा कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है डू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, इसे दबा दीजिए। नीचे भी आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, ठीक है, उसे भी दबा दीजिए और पार्ट बनिए हमारी फैमिली का, ठीक है। आप कंट्रीब्यूट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए